क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का आलेख ग्राफ खींचना है। किसका ग्राफ खींचना है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x और y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ खींचना है। तो मैं एक्सिस सिस्टम बना लेता हूँ दोनों कर्व के लिए। आप देखिए, एक कर्व यहां ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश, और ये हो जाएगी वाई और वाई डैश। ठीक है, यहां खींचेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, और यहां खींच देंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। आप देखिए, x डैश y डैश। अब देखो, आप जानते हैं कि cos इनवर्स x का डोमेन जो होगा -1 से 1, ठीक है, -1 से 1, क्योंकि cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगा? 0 से पाई, ये तो होता है। तो इसका जो कर्व आएगा वो इस रूप में आएगा। देखिए, ऐसे 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 बढ़ता रहेगा, आगे भी ऐसे, ठीक है। यहां पर ये कितना हो जाएगा? एंगल की वैल्यू y अक्ष पर आएगी और x के मान क्या आएंगे? जैसे 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, ठीक है, कहीं पर +1/2, -1/2, वो x एक्सिस पे आएंगे, ठीक है, और वो एक्सिस पे क्या आएंगे? एंगल आएंगे। तो 0, यहाँ पर 0, ये एंगल π/2 का है, यहां पर पाई का, ठीक है, यहां पर 3π/2, ऐसे यहां पर भी -π/2, यहां पर -π, फिर -3π/2, और ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? ये +1 है, और यहां आप देखेंगे पाई पर ये -1, ये -1 है, -1, तो -1 और +1 के बीच में आप जानते हैं cos x की वैल्यू, आप x को कोई वैल्यू करेंगे तो +1 और -1 के बीच ही होगा। तो cos इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा? 1 -1, और कोडोमेन या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप बोलेंगे कहां से हो जाएगी? 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यही कर्व आपका रिपीट होता जाएगा आगे भी ऐसे, ठीक है। -π पे cos π बोलो, cos π पे -1, और cos -π पर भी -1, ये। तो इस रूप में आपको एक ग्राफ ये खींच लेना था एग्जाम में। ये ग्राफ मैंने खींचा किसका? y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ। दूसरा ग्राफ में किसका खींचता हूं? y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। इसका ग्राफ आप देखिए, y एक्सिस पे एंगल आएंगे, इधर r की वैल्यू आएगी, cos इनवर्स tan इनवर्स x की वैल्यू यहां आएगी, tan इनवर्स में जो x है उसकी वैल्यू यहां ले लेंगे, और y की वैल्यू यहां आएगी। तो y किस रूप में आएगा? एंगल के रूप में आएगा। और इसका आप जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच होती है। तो अब आप देखो,
आप जानते हैं कि tan पाई बाई टू क्या होता है, इन्फिनिटी, और tan माइनस पाई बाई टू क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। तो पाई बाई टू पर यहां पर पाई बाई टू, पाई बाई टू, और यहां पर इधर माइनस पाई बाई टू, डाउन है, नीचे है ना, वो एक्सिस पे है, मूल बिंदु के नीचे है, और ये है पाई बाई टू। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल इस रूप में मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं, और यहां भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, ऐसे आप देखो ऐसे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि tan पाई बाई टू भी इंफिनिटी की ओर जाता है और माइनस पाई बाई टू भी इंफिनिटी की ओर जाता है। तो ये जो कर्व हुआ, मतलब इसका डोमेन सेट R हो जाएगा, और कोडोमेन कौन हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। तो जैसे जैसे R की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ये कर्व तेजी से ऊपर की ओर चलता जाएगा, यूं ऐसे, और इंफिनिटी पे ही ये यहां मिलेगा, इस पर कहीं, क्योंकि tan पाई बाई टू क्या इंफिनिटी होता है, तो कहीं इंफिनिटी मिलेगा आगे जा करके। और ऐसी tan माइनस पाई बाई टू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। तो इस रूप में पैरेलल हो जाएगा यहाँ। तो सिंपल सा है, ये कर्व ड्रॉ करना था। ठीक है, और आपको मार्क्स मिल जाने थे। ये एक्स एक्सिस है, ये 1 2 खींच लीजिए, -1 -2, और ऊपर एंगल के रूप में है। तो ये बनाना था सिंपल से रूप में। ठीक है, अब देखिए, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ये होगा, 1 मार्क्स का ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) = -2x³ -9x² -12x+1 निरंतर वर्धमान फलन है। वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो f(x) कितना हो गया, f(x) = -2x³ -9x² -12x+1, ये f(x) है। f'(x) कितना हो जाएगा, f'(x) मतलब इसका डिफरेंशिएशन 3 पहले आ जाएगा, -6x², ये 2 पहले आ जाएगा, -18x -12। ठीक है, और आगे देखिए, -6 में कॉमन ले लेता हूं, यहां से -6 कॉमन लूंगा तो x² + 3x+2, ये हो गया। इसका फैक्टर और कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करके क्या हो जाएगा, f'(x), यहां देखिए f'(x) = -6, यहां देखिए इस 3x को 2x + x लिख लेते हैं, x² + 2x + x+2, ये हुआ कितना, -6। अब आप देखो इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो x+2, इन दोनों में +1 कॉमन ले लीजिए तो x+2, ये तो f'(x) कितना हो जाएगा, -6 x+2 × x+1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा f'(x) इस फंक्शन का। अब देखो और भी इसमें प्रोसेस करते हैं। इंक्रीजिंग एक फंक्शन किस इंटरवल में है, डिक्रीजिंग कहाँ है, उसके लिए क्या करते हैं, इसको 0 रख लेते हैं अपनी ओर से। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ इसका आगे का पार्ट सॉल्व करता हूँ। आइए देखिए क्या करेंगे, f'(x) को 0 रखने पर, ठीक है, f'(x) =
जीरो रखने पर कितना हो जाएगा ये, इसको जीरो करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा -6 x + 2 × x + 1 = 0। इसको जीरो कर दूंगा तो ये हो गया, ये तो ऑलरेडी वहां चला जाएगा। जब इसको मैं जीरो करूंगा, इफ यदि x + 2 को जीरो लिख दिया तो इसका मतलब हुआ x = -2। दो फैक्टर का मल्टीप्लाई जीरो है, या तो ये जीरो है या ये जीरो है या दोनों जीरो हो, ठीक है। और यदि मैं x + 1 को जीरो कर दूंगा तो दिस इंप्लाइज दैट x = -1, ठीक है ना। x + 1 जीरो, x = -1। अब देखो इंटरवल खींच लेता हूं मैं, किस किस इंटरवल में क्या होना है। यहां पर ध्यान से आप समझेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक क्वेश्चन आपने ठीक से समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। यहां देखो आप, तो जीरो खैर अपने ओर से मैं रख रहा हूं। x = -1 यहां पर हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा -2, ठीक है। यहां +∞, यहां -∞। तो अंतराल कौन कौन हो जाएंगे, इंटरवल्स कौन कौन इंटरवल हो जाएंगे। इंटरवल्स देखिए आप, -∞ से -2, दूसरा हो जाएगा -2 से -1, और तीसरा इंटरवल हो जाएगा -1 से ∞, -1 से ∞, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। -∞ से -2, -2 से -1, और यहां से यहां। इस जीरो को लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये x की तो कोई वैल्यू मिली नहीं है, तो सीधे यहां से ∞। अब 3 इंटरवल मेरे पास हैं, 3 अंतराल हैं। इसमें देखते हैं f'(x) क्या है, इसमें देखते हैं f'(x) क्या है, इसमें देखते हैं f'(x) क्या है। तो अंतराल, कौन सा अंतराल, अंतराल -∞ में f'(x) को चेक करिए कि f'(x) क्या है। ये है f'(x), ये f'(x) है। तो -∞ से -2 का मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में -3 भी है, -4 भी, -5 भी, अप टू -∞ को एक वैल्यू ले लो। मैं ले लेता हूं -3, x की वैल्यू क्या ले लेता हूं, -3। तो -3 यहां क्या, -3 + 2 -1, और -3 + 1 -2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, तो अल्टीमेटली ये माइनस हो गया। यदि मैं x की वैल्यू इस इंटरवल में -3 ले लूं तो ये हमारे पास देखो ना, -3 + 2 -1, -3 + 1 -2, और -1 और -2 ये प्लस बन जाएगा, और बाहर से नेगेटिव तो नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। f'(x) क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, -∞ -2 में f(x) क्या है, निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। कंडीशन आपने पढ़ी हुई है, कंडीशन आप जानते हैं कि f'(x) की वैल्यू 0 से लेस है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान। यदि f'(x) का मान 0 से बड़ा हो गया तो फंक्शन क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान, ठीक है ना। ये तो कंडीशन है। तो इसमें निरंतर ह्रासमान है, मतलब ये हो जाएगा ह्रासमान, डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में -∞ से ये -2 तक, या -∞ है या +∞ है। दूसरा इंटरवल देखिए, अंतराल इंटरवल
किस में देखते हैं इंटरवल, -2 -1 में। -2 -1 के बीच में कौन एलिमेंट आ रहा होगा, क्योंकि तो रियल लाइन है तो मैंने ले लिया -1.5। क्या ले लिया, -1.5 इनके बीच कहीं, ठीक है। अब -1.5 लिया यहाँ पर, तो -1.5 +2 तो +0.5, ये तो प्लस हो गया पर ये नेगेटिव हो जाएगा। प्लस और नेगेटिव का मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से, तो ये प्लस हो गया। तो इसमें f' की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसके बीच एक पॉइंट लिया -1.5, उसमें इस f' का मान 0 से बड़ा है, मतलब वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि fx अंतराल -2 -1 में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान। तो एक तो जो पूछा हुआ था कि वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन क्या है, निरंतर वर्धमान। तो एक तो ये इंटरवल निकल गया कि -2 और -1 के बीच में निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक हो गया। अब एक अंतराल और रह गया, कौन सा, -1 टू इंफिनिटी। इंटरवल किसमें, इंटरवल किसमें देखते हैं बच्चों, आप देखिए -1 टू इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी के बीच में। यहां एक पॉइंट आपका 0 भी आता है, x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ x की वैल्यू 0, ये क्या हो जाएगा +2, अरे +1, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस और उसकी मल्टीप्लाई माइनस से, तो हो गया नेगेटिव। तो ये भी क्या हो जाएगा, f' लेस देन 0, f' का मान 0 से छोटा हो गया, मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। केवल एक इंटरवल ऐसा मिल रहा है, वो कौन सा है, -2 से -1 में, जहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है। तो उसका मैं आंसर लिख लेता हूं कि f(x) -2 टू -1 में निरंतर वर्धमान है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तो चलो मैं आंसर लिख लेता हूं। पूछा भी वही है कि वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) ये क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो मैं यहां आंसर लिख लेता हूं, यहां पर ये देखिए f(x) अंतराल -2 -1 में निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बस इतना सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और क्वेश्चन लिखता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैंने यहां लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन कौन कह रहा हूं मैं, 8, 9, 10, 11 और 12 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में लिख लिया। पहले इस इंटीग्रेशन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का इंटीग्रेशन √3 - 2x - x² dx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब कैसे इसको निकालेंगे, आप देखिए इंटीग्रेशन क्या करूंगा मैं डियर स्टूडेंट यहां से नेगेटिव थोड़ा एडजस्ट करता हूं, इसको होल स्क्वायर बनाता हूं, पूर्ण वर्ग, ठीक है। इसमें मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x² + 2x - 3 dx, ऐसा हो गया। नेगेटिव साइन मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो ये हो गया। अब इसका होल स्क्वायर बनाता हूं मैं। देखिए
ये हो रहा है x प्लस वन का होल स्क्वायर टाइप का। x प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। तो प्लस वन तो यहाँ है नहीं, तो प्लस वन में प्लस वन को प्लस कर देता हूँ, उतना माइनस कर लेता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन कितना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री माइनस वन डी एक्स। प्लस वन ऐड किया और माइनस वन घटा दिया, तो इफेक्ट जीरो। ठीक है, और ये पूरा क्या है? ये x प्लस वन का होल स्क्वायर है। x प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा बच्चों? आप देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, इसको क्या लिख रहा हूं? x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री माइनस वन। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं और आगे चलिए। यहां पर मैं नेगेटिव साइन अंदर ले लूंगा, ये तो बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। एक लाइन यहीं पर जोड़ लेता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब चलिए और सॉल्व करते हैं। आइए, इंटीग्रेशन फोर क्या हुआ? टू का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये हो गया। फोर क्या हुआ? टू का स्क्वायर। अब देखो, डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप जानते हैं, सिंस फॉर्मूला भी एग्जाम में अवश्य लिखना चाहिए, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर dx की वैल्यू, यदि आप इस टाइप का इंटीग्रेशन है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए कांस्टेंट है इसी टाइप का। ठीक है, तो ये बनता है बच्चों एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये होता है इसका इंटीग्रेशन, एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये अब यहां पर x की जगह है x प्लस वन, और x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन dx यहां है, इसलिए प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता नहीं, सब्स्टिट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये dx है। तो सीधे जहां x है, x की जगह में x प्लस वन लिख सकता हूं। तो दिस इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये पूरा आ जाएगा ये, क्योंकि इसी को चेंज करके मैं इस फॉर्म में लाया हूं। मतलब ए जैसे ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये पूरा, और ये पूरा एक्चुअली क्या ये है वो, तो पूरा का पूरा उतार देता हूं। थ्री माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है? टू स्क्वायर मतलब फोर बाई टू साइन इनवर्स एक्स मतलब एक्स प्लस वन बाई ए मतलब टू प्लस सी। ये हो गया, ठीक है ना। अब इससे काट लीजिए तो हो गया इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू प्लस सी। ये हो गया, ठीक है। एक्स प्लस वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू प्लस सी। ये हो गया इंटीग्रेशन, इस रूप में करना था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी मैं जगह बना लेता हूं यहां पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, तो किस रूप में सॉल्व करेंगे देखिए। आइए,
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 इसी का सॉल्यूशन कर लेता हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आप देखिए, यदि ए की वैल्यू ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, तो सदिश 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इस वेक्टर के समांतर मात्रक सदिश चाहिए, इस वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इस सदिश के समांतर मात्रक सदिश का मतलब हुआ कि इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश, ये भी कह सकते हैं। इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश बोले या इस सदिश के समांतर इकाई सदिश बोले, एक ही बात है। मात्रक सदिश बोलो, इकाई सदिश बोलो, एक ही बात है। तो चलिए अब मैं लिख लेता हूं 2a माइनस बी प्लस 3c कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2a, मतलब a कितना हो गया, ये देखिए i प्लस j प्लस 2k माइनस b हो गया 2i माइनस j प्लस 3k, ये हो गया प्लस 3c, c हो गया i माइनस 2j प्लस k, a 2a 2 इंटू ए की जगह क्या आई लिख दिया, i प्लस जे प्लस के, माइनस b मतलब 2i माइनस जे प्लस 3k ब्रैकेट के अंदर प्लस 3c, c की वैल्यू ये है i माइनस 2j प्लस के। पहले सॉल्व करते हैं, कितना आता है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2i प्लस 2j प्लस 4k, नेगेटिव साइन है खोलिए, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2i प्लस j माइनस 3k, माइनस 2i प्लस j माइनस 3k प्लस 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3i माइनस 6j प्लस 3k। अब देखो माइनस 3k और प्लस 3k तो कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होगा, देखो माइनस 2i और प्लस 2i कैंसिल हो गया। अब कितना हुआ देखो, 3i बचा है, i भी केवल यहां 3i है, 3i, ठीक है, 2j माइनस 6j तो माइनस 4j, और 4k बच्चे के में यही है प्लस 4k, ये ठीक हो गया। तो ये वाला वेक्टर हो गया मेरे पास 2a माइनस बी प्लस 3c की वैल्यू हो गई 3i माइनस 4j प्लस 4k, ये वाली वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट। अब देखो इसको, देखो ठीक है, हमारा फिट है एकदम। आप देखो 3i माइनस, ठीक घटाई मैंने ये, 2i प्लस 2j प्लस 4k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये हो गया 3i, j कहाँ है, प्लस 2j माइनस 6j, ये माइनस 4j हो गया, और 4k कितना है, 4k इतना ही तो है, ये 3i माइनस, अच्छा ये गलत हो गया है, a की वैल्यू क्या है, i प्लस j प्लस k है ना, ये 2k नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये है 2k। अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये यहां पर 3i प्लस 2j माइनस 6j तो माइनस 4j, ठीक है, और ये हो जाएगा 2k, ये हो गया 2k, 3i माइनस 4j, 3i माइनस j की वैल्यू कितनी आ रही देखिए, यहां देखिए j में थोड़ा कैलकुलेशन में गलती है, 2j प्लस j, 3j माइनस 6j माइनस 3j होगा,
माइनस 3j, 3i माइनस 3j प्लस 2 के हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इस वेक्टर की वैल्यू हुई तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस b प्लस 3c, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, परिमाण लेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 और 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 22, स्क्वायर रूट ऑफ 22। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है यही वेक्टर है, इसी की वैल्यू है ये। इसके समांतर इकाई सदिश का मतलब क्या हुआ, इसकी दिशा में इकाई सदिश, इसकी दिशा में जो इकाई सदिश होगी वही इसके समांतर इकाई सदिश हो जाएगी। और आप जानते हैं कि इकाई सदिश निकालने का तरीका क्या है, आप जानते हैं कि इस सदिश के समांतर, इस सदिश के समांतर इकाई सदिश या इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी प्लस 3c डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस बी प्लस 3c। ठीक है, इसके समांतर इकाई सदिश क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं कि सदिश, कौन सा सदिश, 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर मात्रक सदिश कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखो ये मैंने यहां लिख दिया है। ये वेक्टर मेरा ये आया है, क्या है, 3i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 22 ये। तो आप इसको और लिख सकते हैं ऐसे, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 22y माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 22j प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 22k, बस इस रूप में करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं और क्वेश्चन ले लेता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में 1000 वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया, जिनमें 400 वैज्ञानिक एशिया से हैं। 1000 वैज्ञानिक प्रतिभाग करते हैं किसी इंटरनेशनल सेमिनार में, उसमें 400 वैज्ञानिक एशिया से हैं। यह ज्ञात है कि इन 400 वैज्ञानिकों में से 80 भारत से हैं। 400 वैज्ञानिक जो एशिया से हैं उसमें 80 भारत से हैं। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना गया एक वैज्ञानिक भारत से है, प्रायिकता ज्ञात करने की। अब एक साइंटिस्ट चुना यादृच्छिक एट रैंडम, तो प्रायिकता ज्ञात करने की भारत से है। यदि यह ज्ञात है कि चुना गया वैज्ञानिक एशिया से, ये घटना ज्ञात है, चुना गया साइंटिस्ट, चुना गया वैज्ञानिक एशिया से है, पर प्रायिकता ज्ञात करने की एशिया में भी भारत से, तो दो घटनाएं हो गई। माना घटना ए वैज्ञानिक भारत से होने को दर्शाता है तथा घटना भी चुना गया वैज्ञानिक
एशिया से होने को दर्शाता है। ठीक हो गया। दो घटनाएं होगी, एक घटना वैज्ञानिक भारत का है, दूसरा एशिया का है। अच्छा, कुल साइंटिस्ट कितने? 1000। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यहां आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है बच्चों? 1000। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, वह वैज्ञानिक जो भारत के और एशिया के भी हैं। तो भारत एशिया नहीं है, तो 80 वैज्ञानिक ऐसे हैं इन 400 वैज्ञानिकों में से। 400 मतलब एशिया के 400 वैज्ञानिकों में 80 भारत के हैं। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए एशिया को दिखा रहा, बी ए भारत को दिखा रहा है, एशिया भी भारत में है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए? 80। एशिया के भी और भारत के भी हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, एशिया के कुल वैज्ञानिक कितने हैं? 400। ठीक है। अब निकालना क्या है? रियोस्टेंट प्रायिकता कि वैज्ञानिक भारत से है, वैज्ञानिक भारत का है, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया वैज्ञानिक, एशिया से है, चुना गया वैज्ञानिक एशिया से है। ये ठीक है। प्रायिकता की ये तो निकालना है कि चुना गया एक वैज्ञानिक भारत से, इसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है। क्या प्रायिकता है कि चुना गया वैज्ञानिक भारत से है, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया वैज्ञानिक एशिया से है। ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन। ये घटना हुई है, एक वैज्ञानिक चुना गया, वो एशिया से, ये दिया हुआ है। पर प्रायिकता ज्ञात करने को भारत का है, क्योंकि एशिया में तो बहुत देश है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की सप्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना बी हो चुकी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when the event B has already occurred। चुना गया वैज्ञानिक भारत का है, उसकी प्रायिकता जबकि यह ज्ञात है कि वो एशिया का है। अब एशिया में तो बहुत देश है, ये दिया हुआ है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सप्रतिबंधित प्रायिकता का क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी इसकी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? 80 बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि के कुल एलिमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकलेगी? बी में एलिमेंट कितने हैं? 400 डिवाइडेड बाय प्रतिदर्श समष्टि के कुल एलिमेंट, तो 1000 तो इससे कट जाएगा ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा 80/400। काट दीजिए, 8 पंजे 40, तो ये हो गया 1/5। आ गया समझ में? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छा चुना गया वैज्ञानिक भारत से है, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया वैज्ञानिक एशिया से है, उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/5 ये दिया हुआ है, और वैज्ञानिक के भारत के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, सप्रतिबंधित प्रायिकता का ये प्रश्न है। ठीक है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 तक 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए a इज इक्वल टू r, सेट ऑफ रियल में से 3 हटा रखा है, मतलब इस a में 3 एलिमेंट 3 नहीं है, b में 1 नहीं है, सेट ऑफ रियल में 1 हटा रखा है। fx फंक्शन डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू x बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a मैप डाउन b पर विचार कीजिए। क्या फलन f एकैकी तथा आच्छादक है? ये फंक्शन fx जो है, जो डिफाइंड किस रूप में है, x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 के रूप में है। इसको दिखाना है कि एकैकी भी है, 1 1 भी है, आच्छादक भी है, ऑन टू भी है, 1 1 ऑन टू है, बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर को औचित्य भी बताए, मतलब इसको एक्सप्लेन करना है। 1 1 क्यों है, ऑन टू क्यों है, एकैकी क्यों है और आच्छादक क्यों है, वो डिस्कस करना है। तो चलिए यहां देखिए, मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट, कि एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन जो है x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। इससे दो एलिमेंट ले लेते हैं, कोई x1 और x2, टेकिंग क्या ले रहा हूं, 2 एलिमेंट्स ले रहा हूं, टेकिंग x1 x2 बिलोंग्स टू a। यहां से दो एलिमेंट ले लेता हूं और fx1 लिखता हूं, जहां जहां x है वहां x1 कर लेता हूं, ठीक है। fx2 जहां x है x2 कर लेता हूं, x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। अब क्या करते हैं कि इन दोनों इमेजेस को बराबर रख लेते हैं अपने ओर से, ठीक है। fx1 इज इक्वल टू fx2 लेने पर, मतलब ये कहना यहां पर चाह रहे हैं कि x1 का प्रतिबिंब भी वही है जो x2 का प्रतिबिंब है, ठीक। तो वैल्यू रख लेते हैं, तो x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो कितना हो जाएगा, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 बराबर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, कितना हो जाएगा, x1 x2 माइनस 2x2, फिर माइनस 3x1 माइनस 3 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 6 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करिए, x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6, x1 x2 ये भी कट जाएगा, प्लस 6 ये दोनों कट जाएंगे। तो आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या बच रहा है यहाँ, माइनस 2x2 माइनस 3x1 बराबर माइनस 3x2 और माइनस 2x1, ठीक है। इसको ले लीजिए यहाँ, इसको ले लीजिए वहां, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 3x2 माइनस 2x2 बराबर 3x1 माइनस 2x1। इसका मतलब हुआ कि x2 बराबर x1, मतलब x1 इज इक्वल टू x2। यदि दो इमेजेस बराबर हैं, fx1 और fx2 बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या रिजल्ट आ गया कि वो दो इमेजेस अलग अलग नहीं हैं, बल्कि वो एलिमेंट भी बराबर है, एक एलिमेंट की इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f एक की है, ठीक है। एक दो एलिमेंट की इमेज एक नहीं, इसका मतलब सॉरी। अब क्या करूंगा, आच्छादी दिखाने के लिए यहां से एक एलिमेंट ले लेता हूं, y बराबर fx तो ही है, और ये y कहां है, यहां है, ठीक है ना। y बिलोंग्स टू b,
y बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स है ना, y बराबर एफ एक्स है, इसका एलिमेंट है ये एफ एक्स बोलो चाहे y बोलो एक ही बात है, x माइनस 2/x-3, इसका मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं, x-3 इंटू वाई बराबर x-2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, xy-3y बराबर x-2। अब आप देखिए इसको पहले ले लीजिए, xy-x बराबर 3y वहां चला जाएगा, 3y-2, x कॉमन आ जाएगा, y-1, 3y-2, तो x बराबर हो जाएगा 3y-2 बाई y-1। x की वैल्यू क्या आ रही है, 3y-2 बाई y-1। और आप देख रहे हैं कि y कहाँ है, यहां है, b में है, इसका मतलब y की वैल्यू तो 1 नहीं हो सकती, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, कोई और हो सकती है। अब y का मैं जो भी मान लूंगा यहां से 1 को छोड़ करके, x का एक मान अवश्य यहां आएगा, ठीक है ना। यहां y का प्रत्येक मान के लिए x का एक मान यहां मिलेगा, केवल 3 नहीं आएगा, x की वैल्यू वो नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां मैं लिख दूंगा कि y के प्रत्येक मान के लिए x का एक मान होगा, परंतु x की वैल्यू 3 नहीं होगी, ठीक है, x 3 नहीं होगा। y का जो भी मान यहां से लूंगा, कोडोमेन सेट का जो भी एलिमेंट देख रहा हूं वो किससे जुड़ा हुआ है, डोमेन सेट के किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। y के प्रत्येक मान के लिए x का एक मान है, क्या मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन सेट का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन सेट के किसी न किसी एलिमेंट का क्या है, इमेज है, f इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रत्येक एलिमेंट यहां जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है b का जो इसके किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं है, तो क्या हो गया, इसका मतलब f क्या हो गया, आज शादी हो गया, ठीक है। इसका मतलब हुआ अंडरस्टैंड, यहां पर मैं लिख दूंगा f क्या होगा, आज शादी हो गया, ठीक है। इस बात से बात आ गई कि दिस इंप्लाइज दैट f आज शादी है, f इज ऑन टू, तो f क्या हो गया, f एक है की भी हमने निकाल दिया था, यहां पर f एक है की है, यहां से निकल गया f आज शादी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f एक है की तथा आच्छादक है, बस 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यदि आपने ऐसा कर दिया होगा तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए डियर स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की, बी मैट्रिक्स भी 3x3 की है, सी है 3x1 की, और आपसे कहा गया कि सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, सत्यापित कीजिए। अब यहां पर इसको देखो आप कि b प्लस सी यदि आप निकालना चाहेंगे तो b क्या है, आप देखो b ये है आपका 0 1 1 1 0 2 1 2 0, और प्लस इसमें c करेंगे तो c क्या है 2 -2 3, ये कितना है 3/1 की है, ये 3/3। b प्लस सी आप निकाल ही नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते कि दो मैट्रिक्स का प्लस तभी मान्य है जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, यदि ये 3/3 है तो ये भी 3/3 की होनी चाहिए थी, यदि 3/1 की है तो ये भी 3/1 की होनी चाहिए थी, तब जाकर के हम b प्लस सी निकाल पाते। अब जब b प्लस सी नहीं निकलेगा
तो ए से क्या मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल ही नहीं पाएंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड नहीं निकलेगा तो राइट हैंड साइड भी क्या सॉल्व होगा, ठीक है ना। इस बी प्लस सी के कारण, क्योंकि बी और सी को हम प्लस नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए ए बी, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 3/3 3/3 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ए और सी का मल्टीप्लाई, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 इंटू 3/1, तो 3/1 की ए सी ये आ जाएगा 3/1 की मैट्रिक्स, और ये आ जाएगी 3/3 की मैट्रिक्स। ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/3 की मैट्रिक्स होगी, और ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/1 की होगी। और जब इनका प्लस करेंगे ए बी प्लस ए सी, तो इनका भी प्लस नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए इस रूप में इस क्वेश्चन को सत्यापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो फिर क्या होगा। देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि कभी ये क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक, इसमें मिस्टेक हुई है, बाय मिस्टेक ही टाइप हुआ है, टाइप एरर है इसमें, ठीक है। अब इतना लंबा पेपर जब बनता है, कुछ न कुछ कहीं पर कमी रह जाती है, कोई बात नहीं, वो सिंपल बात है, ठीक है। इस क्वेश्चन, ये एक्चुअली क्वेश्चन बुक का है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना मैथ्स का, 2 किताबें हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट का पेज नंबर 60 का उदाहरण 17 है, पेज 60 पर उदाहरण 17, एग्जाम्पल 17 वाला क्वेश्चन है। बाय मिस्टेक क्या हो गया, ये मिस्टेक हो गया। क्या होना चाहिए था कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी इंटू सी होना चाहिए था, ए सी प्लस बी सी, ऐसा होना चाहिए था। ये भी बुक में यही मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है, इसकी जगह ये है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गई बच्चों, ए प्लस बी इंटू सी होना था, ये यहाँ बी प्लस सी हो गए। ये थोड़ा क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, पर हम इस मेथड से करते हैं। 2027 के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए इस रूप में करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है, जो बच्चे भी 11th में हैं, जो 12th में जाने वाले हैं, ठीक है, ठीक है ना, 2027 में बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, तो उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। वैसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, ठीक है ना, पर इस रूप में क्वेश्चन होना चाहिए था। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू सी क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैं ए प्लस बी निकाल लेता हूं। ए प्लस बी कैसे निकलेगा बच्चों, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, उसमें प्लस बी कर दीजिए 0 1 1 1 0 2 1 2 0। ये भी 3/3 की है, ये भी 3/3 ऑर्डर की है, ठीक है। अब जब इनका प्लस होता है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं, संगत अवयव जुड़ते हैं। 0 में जुड़ेगा 0 0, 6 में जुड़ेगा 1 7, 7 में जुड़ेगा 1 8, -6 में जुड़ेगा 1 तो -5, ठीक। 0 में 0 जुड़ के 0, 8 में 2 जुड़ेगा 10, 7 में 1 जुड़ेगा 8, -8 में 2 जुड़ेगा -6, और 0 में 0 जुड़ेगा 0। तो मेरे पास जो a प्लस बी आया वो क्या आ गया बच्चों, a प्लस बी आ गया 0 7 8 -5 0 10 8 -6 और 0, ठीक है। a प्लस बी निकल गया, उसका मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, c से कर दूंगा। तो अब मैं लिख लेता हूं a प्लस बी इंटू सी कितना हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा 0
7 8 -5 0 10 8 -6 0 में प्लस जोड़ दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0 में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a प्लस बी में c से। c क्या है, c है 2 -2 और 3, इसलिए अब इसका ऑर्डर क्या है 3/3, ये 3/3 ऑर्डर की है और ये है 3/1 ऑर्डर की। तो इसके कॉलम की संख्या रो के बराबर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा आसानी से। अब तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहां लिख लेता हूं इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा योर स्टैंड। आप देखो पहले रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 × 2 0, 7 × 2 -14, 8 + 3 24, ठीक है, पहली रो बन गई। फिर इसकी इससे -10, 0 इससे तो +13, 8 का 2 से 16, -6 और +12, अरे हो गया 0। तो ये कितना बन गया, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आ गई। लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड था a + b × c थी, ये मैट्रिक्स कितनी थी -14, ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 28। ये आ गया दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स मेरे पास आई 10 20 और 28 आएगी। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूं, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ये ठीक है। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, आप देखो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ये AC + BC। पहले मैं AC निकाल लेता हूं, AC कितना है, ये मैट्रिक्स देखिए 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0 इंटू C ये है आपका 2 -2 3, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है 3/3 की है, ये 3/1 की है, 1 2 3 1, तो 3/3 3/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू, आप देखो इसकी मल्टीप्लाई से 0 -12 + 21, इसकी से -12 0 + 24, इसके से 14 + 16 और 0, तो कितना हो गया ये, आप देखो 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 30, ये आ गया, ठीक है। ए सी की वैल्यू आ गई 9 9 12 और 30 आ गई, ठीक है। अब मैं यहां क्या सॉल्व करूंगा, BC, ठीक है, BC सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा रियोस्टेंट, B और C का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना हो गया, अब देखो ध्यान से देखिए, जो आगे आने वाले बच्चे हैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ध्यान से देखिए आप। BC कैसे निकलेगा, BC निकल जाएगा, B है 0 1 1 1 0 2 1 2 0 की मल्टीप्लाई C के साथ 2 -2 3, ये 3/3 की है, 3/1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कितना हो गया, आप देखो इसकी मल्टीप्लाई 0 -2 +3 2 कट गया +6 2 -4, अरे 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, आप देखो -2 + 3 1 8 और -1 1 8 -1 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट,
-2, 2 - 4 होगा -2, ठीक है। 1 8 -2 हो गया आपका BC, ठीक है। अब जोड़ लीजिए इसको, राइट हैंड साइड AC प्लस BC था ना, यहां लिखता हूं AC प्लस BC, AC भी निकला हुआ है, AC कितना है, ये है AC 9 12 30, और प्लस BC कितना है 1 8 -2, तो इसका ऑर्डर कितना है 3/1, इसका ऑर्डर कितना है 3/1, आसानी से प्लस हो जाएंगे, तो प्लस कर लीजिए, कितना आया 9 + 1 10, 12 + 8 20, और 30 - 2 20, तो राइट हैंड साइड ये आया, लेफ्ट हैंड साइड ये आया था 10 20 28, और राइट हैंड साइड भी आया 10 20 20, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, ठीक है। यहां से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence A plus B into C is equal to AC plus BC, प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, सत्यापित। इस रूप में ये क्वेश्चन होना चाहिए था, बाय मिस्टेक हो जाते हैं, मिस्टेक ऐसी कोई बात नहीं, तो ये तो नहीं निकाला जाएगा, जो पेपर में दिया हुआ है ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, बजाय उसको ऐसा होना चाहिए था, बुक का ही क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, पेज 60 एग्जाम्पल नंबर 17 का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है बच्चों। इस रूप में क्वेश्चन करना है, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है।